फिल्म की शुरुआत एक युवा लड़के रिकी हो के साथ होती है, जिसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और 10 साल की सजा सुनाई जाती है। अगर सजा में निष्पक्षता होती तो शायद इसे सहन किया जा सकता था, लेकिन भविष्य में सभी जेलें निजी कंपनियों के हाथों में चली गई हैं। इसका मतलब है कि इन जेलों की उदास दीवारों के भीतर वार्डन अपने मनमाने और क्रूर नियम बनाते हैं। ये छायादार लोग कैदियों को अपने निजी गुलामों की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि उनके दरवाजे से अभी अभी कौन अंदर आया है। एक बस जो कैदियों से भरी हुई है, भारी सुरक्षा वाले चेक पॉइंट से गुजरती हुई एक अधिकतम सुरक्षा वाली जेल की ओर बढ़ती है। इस भविष्यवादी दुनिया की हर जेल की तरह यह भी एक निजी कंपनी की मालिकाना हक में है। नए कैदियों में रिकी हो भी है, जिसे हमला और हत्या के लिए 10 साल की सजा मिली है। रिकी तुरंत अपनी बगावती प्रकृति दिखाता है। वह आदेशों को नजरअंदाज करता है और मेटल डिटेक्टर से सीधे गुजर जाता है। अलार्म बजता है और गार्ड उसे हथियारबंद समझकर उसकी ओर दौड़ते हैं, लेकिन एक्सरे से पता चलता है कि उसके शरीर में 5 गोलियां धंसी हुई हैं। एक गार्ड उन्हें निकालने की पेशकश करता है, लेकिन रिकी बेपरवाह अंदाज में कहता है कि वह इन्हें कुछ साल और अपने स्मृति चिन्ह के रूप में रखेगा। जेल 4 हिस्सों में बटी है: उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। प्रत्येक ब्लॉक का एक कैप्टन है, जो कैदियों में से ही होता है और प्रबंधन की अनुमति से अपने क्षेत्र पर राज्य करता है। ये चारों मिलकर खुद को गर्व से गैंग ऑफ 4 कहते हैं। एक सुबह उत्तर ब्लॉक के कैप्टन का दाहिना हाथ सैमुअल बाथरूम में एक बुजुर्ग कैदी को धमकाने और पीटने में व्यस्त है। ये बुजुर्ग अपनी सजा पूरी करने के करीब है, लेकिन सैमुअल धमकी देता है कि वह तब तक जल्दी रिहा नहीं होगा जब तक सैमुअल खुद इजाजत न दे। अपनी बात को और सख्त करने के लिए सैमुअल उस छोटे खिलौना ट्रेन को तोड़ देता है, जिसे बुजुर्ग ने अपने बेटे के लिए बड़े प्यार से बनाया था। गुस्से और निराशा में बुजुर्ग सैमुअल पर हमला कर देता है, एक लकड़ी का प्लेन हाथ में लिए। सैमुअल तेजी से हथियार छीन लेता है और बुजुर्ग के चेहरे पर क्रूरता से प्रहार करता है। शोर सुनकर एक गार्ड दौड़ता हुआ आता है और तुरंत सैमुअल और उसके गुंडों का पक्ष लेता है। तभी रिकी बीच में आता है और सैमुअल को इतने सटीक तरीके से ठोकर मारता है कि वह कीलों से भरे तख्ते पर मुंह के बल गिर पड़ता है। सैमुअल के गुर्गे अपने घायल बॉस को घसीट कर ले जाते हैं, इस नए सख्त कैदी से टकराने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। बाद में अपने घायल चेहरे को सहलाते हुए सैमुअल बदला लेने की योजना बनाता है। उसके दोस्त एक ताकतवर गुंडे जोरो को किराए पर लेने का सुझाव देते हैं, जो नियम तोड़ने की वजह से फिर से एकांत कारावास में बंद है। सैमुअल एक भ्रष्ट गार्ड से गुप्त रूप से मिलता है और उसे अपनी खास कैदी सैलरी देकर जोरो की रिहाई जल्दी करवाता है। अगले दिन गार्ड फिर से उस बुजुर्ग कैदी को घेर लेते हैं और ठंडे लहजे में बताते हैं कि उसकी जल्दी रिहाई खारिज कर दी गई है। वे झूठा इल्जाम लगाते हैं कि वह अपनी पत्नी और बच्चे को बिना इजाजत चिट्ठियां लिख रहा था। बुजुर्ग इसका विरोध करता है, उन्हें झूठा कहता है, लेकिन बदले में उसे सिर्फ मुक्के मिलते हैं। टूटा हुआ और निराश, उसे लगता है कि अगर वह अपने परिवार से कभी नहीं मिल पाएगा तो जीने का कोई मतलब नहीं। रात होते होते कैदी बुजुर्ग को एक रस्सी से लटका हुआ पाते हैं। सभी दुखी होकर फुसफुसाते हैं कि उसका कारावास कितना अन्यायपूर्ण था। वह तो सिर्फ अपनी गर्भवती पत्नी को अस्पताल ले जाते समय गलती से किसी को टक्कर मार बैठा था। रिकी कैदियों की बातें सुनता है और जेल के आंगन में बुजुर्ग को अंतिम सम्मान देने जाता है। वह उसकी लाश को बांधने वाली जंजीरों को तोड़ता है और उस खिलौना ट्रेन को, जिसे उसने खुद ठीक किया है, बड़े प्यार से मृतक के हाथों में रख देता है। अगली सुबह रिकी और सैमुअल नहा रहे होते हैं, तभी जोरो अचानक दरवाजे पर एक गुस्साए हुए विशाल रेफ्रिजरेटर की तरह खड़ा हो जाता है। बिना देर किए यह विशाल गुंडा रिकी पर हमला करता है और एक हड्डी तोड़ने वाला मुक्का मारता है, जिससे रिकी हवा में उड़ता हुआ दूसरी दीवार से टकराता है। लेकिन रिकी फिर भी खड़ा हो जाता है और जोरो के अगले हमले का सामना अलौकिक शक्ति के साथ करता है। उसका मुक्का जोरो के पेट को भेद देता है और विशालकाय गुंडा दर्द से कराहता हुआ जमीन पर गिर पड़ता है। सैमुअल एक नुकीली चीज लेकर रिकी की हथेली में वार करता है, लेकिन रिकी को दर्द का एहसास तक नहीं होता। वह शांति से सैमुअल की उंगलियां तोड़ देता है और एक ऐसा मुक्का मारता है जो शॉटगन को भी जलन पैदा कर दे। गार्ड रिकी को आत्मसमर्पण करने के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन उत्तर ब्लॉक का कैप्टन हाई बीच में आ जाता है। हाई रिकी को अपनी टीम में चाहता है, लेकिन रिकी को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। रिकी को उसकी कोठरी में वापस ले जाया जाता है, तभी उसे सीने में तेज दर्द होता है। वह भारी सांसें लेता है और अपने अतीत की एक याद को ताजा करता है। जब वह हाई स्कूल का लड़का था, तब वह अपने माता पिता की कब्र पर जाने के लिए पैदल चल रहा था। वहां उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी अजनबी से हुई, जो उसका चाचा शांक्वे निकला, एक कुंग फू मास्टर।
शांक्वे ने रिकी को अपनी लड़ाई की कला दिखाने की चुनौती दी और उसने युवा रिकी के गुस्सैल हमले को आसानी से रोक लिया। फिर उसने रिकी को अपना शिष्य बनाने का फैसला किया। तब से रिकी हर दिन कब्रिस्तान में प्रशिक्षण लेता था, अपनी छी ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखता था, जिससे वह विशाल चट्टानों को आसानी से तोड़ सके और अपने सीने पर भारी प्रहार सहन कर सके। वास्तविकता में वापस रिकी को डिप्टी वार्डन साइक्लॉप्स के पास ले जाया जाता है, जो एक घृणित व्यक्ति है। वह अपने बाईं हाथ की जगह लगे लोहे के हुक से स्टेक खा रहा होता है और अपनी कृत्रिम आंख पर गर्व करता है। साइक्लॉप्स रिकी से पूछताछ शुरू करता है। पूछता है कि उसने एक ताकतवर गैंगस्टर को क्यों मारा और अनाथालय छोड़ने के बाद 2 साल तक वह क्या करता रहा। जब रिकी जवाब देने से इनकार करता है, साइक्लॉप्स उसे एक पत्र दिखाता है जो बाहर से आया है। वह रिकी की हथेली को हुक से चीरता है और उसके चेहरे पर मुक्का मारता है। रिकी की प्रेमिका को धमकी देता है, जिसकी तस्वीर पत्र के साथ थी। इससे रिकी आपा खो देता है। वह मेज को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है, एक गार्ड को कमरे के उस पार फेंक देता है और हवा में उछलकर एक मेटल ट्रे से गोली को बीच में ही रोक देता है। रिकी साइक्लॉप्स को कोने में धकेलता है और लगभग उसे मार डालता है, लेकिन आखिरी क्षण में रुक जाता है। इसके बजाय वह तस्वीर वापस लेता है और चला जाता है। अपनी कोठरी में रिकी एक बांसुरी निकालता है और एक धुन बजाता है। खुशी के पुराने दिनों को याद करता है। 1 साल पहले वह अपनी प्रेमिका येन के साथ बाहर बेपरवाह दिन बिता रहा था। अगली सुबह सैमुअल का गुर्गा, जो अब अपने बॉस के संरक्षण के बिना रह गया है, उन कैदियों से न्याय का सामना करता है जिन्हें उसने सताया था। कैप्टन हाई बीच में आता है और फांसी को रोक देता है, लेकिन एक कैदी क्वान गुस्से में हाई के अधिकार का खुलकर विरोध करता है। इस बगावत के लिए हाई तेजी से क्वान के चेहरे पर ब्लेड से वार करता है। इससे पहले कि मामला और बिगड़े, साइक्लॉप्स क्वान को अपने हुक से पकड़ लेता है। डिप्टी वार्डन रिकी को सबक सिखाना चाहता है और हाई को चाकू देकर उसे मामला संभालने का आदेश देता है। रिकी और हाई जेल के आंगन में मिलते हैं, जहां हाई ने घायल क्वान को एक विशाल लकड़ी के क्रॉस पर बांध रखा है। हाई खुद को और रिकी को एक ही तरह का समझता है। उसे इस लड़ाई के लिए अफसोस है। रिकी लड़ाई से पहले क्वान की रिहाई की मांग करता है, लेकिन कैदी उसे चेतावनी देते हैं कि यह बेकार है। एक बार हाई अपने टैटू दिखा देता है तो उसे रोकना असंभव है। जैसा कि उम्मीद थी, हाई रिकी की आंखों पर कांच के टुकड़े फेंकता है, जिससे वह अस्थायी रूप से अंधा हो जाता है। रिकी की बांह में गहरी चोट लगती है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। रिकी अपनी आंखों को धोकर अपनी दृष्टि वापस पाता है, ठीक उसी समय जब बाकी कैदी उसके पीछे एकजुट हो जाते हैं। एक तेज चाल में वह हाई के चाकू के हमले से बचता है और प्रहार करता है, हाई की आंख को बाहर निकाल देता है। फिर सभी को चौंकाते हुए रिकी अपनी घायल बांह को कसकर बांध लेता है ताकि खून बहना बंद हो जाए। हार से अभिभूत हाय एक आखिरी बार लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रिकी उसे एक अंतिम शक्तिशाली मुक्के से रोक देता है। हाय पराजित होकर गिर पड़ता है। लड़ाई के बाद रिकी उस विशाल लकड़ी के क्रॉस को जमीन से उखाड़ फेंकता है, लेकिन क्वान को बचाने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। गुस्साए कैदी विद्रोह में उठ खड़े होते हैं और साइक्लॉप्स पर हमला करते हैं, लेकिन बाकी 3 कैप्टन उसकी रक्षा करते हैं। सभी रिकी से गैंग ऑफ 4 को खत्म करने और बदला लेने की मांग करते हैं, लेकिन रिकी और खून खराबा नहीं चाहता। इसके बजाय वह क्वान की लाश को उठाकर ले जाता है, बदले की राह को ठुकराते हुए। साइक्लॉप्स मौका देखकर रिकी को उत्तर ब्लॉक का कैप्टन बनने का प्रस्ताव देता है, लेकिन रिकी का ध्यान हाई के गॉडसन एलन की ओर जाता है, जो अपने मृत पिता के लिए शोक मना रहा है। रिकी उसे एक हरे पत्ते से संगीत बजाना सिखाता है, लेकिन जब एलन कोशिश करता है तो कोई आवाज नहीं निकलती, क्योंकि कैप्टनों ने उसकी जीभ काट दी थी ताकि वह उनके रहस्य न उजागर कर सके। लड़के के दर्द से प्रभावित रिकी उसे अपनी बांसुरी देता है। बदले में एलन उसे अफीम के पत्ते देता है, जो दक्षिण ब्लॉक के कैप्टन का तोहफा है। रिकी हैरान रह जाता है। कैप्टन जेल के अंदर एक अवैध अफीम का बागान चला रहे हैं। इस बीच कैप्टन इस बात पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होते हैं कि रिकी के साथ साइड लेने वाले एलन का क्या किया जाए। एक क्रूर कदम में वे हाई की लाश को प्रदर्शित करते हैं, दावा करते हैं कि रिकी ने उसका अपमान किया। फिर वे एलन को मार डालते हैं और उसकी लाश को आंगन में भविष्य के गद्दारों के लिए चेतावनी के रूप में छोड़ देते हैं। एलन की मौत से व्यथित रिकी गुस्से में बांसुरी तोड़ देता है। साइक्लॉप्स इस बात से नाराज है कि बागान का रहस्य लीक हो गया है, लेकिन तब तक रिकी अफीम के खेतों को आग लगा चुका होता है, पूरे साम्राज्य को जला डालता है। दक्षिण ब्लॉक का कैप्टन हांगचुन रिकी का सामना करता है और घातक कुंग फू के साथ हमला करता है। रिकी के दिल पर एक क्रूर प्रहार करता है। इस बीच कैदी इस अराजकता का फायदा उठाकर भागने की कोशिश करते हैं। साइक्लॉप्स घबराता है। उसे पता चलता है कि जेल का डायरेक्टर जल्द ही हवाई से छुट्टियां मनाकर लौटने वाला है। वह प्लान 0 को सक्रिय करने का आदेश देता है। जमीन पर पड़ा और अपनी चोट को पकड़े हुए रिकी अपने गुरु की शिक्षाओं को याद करता है और लड़ने की ताकत पाता है। वह उठता है और तीनों कैप्टनों का सामना करता है।
उनमें से एक रिकी को रस्सियों से बंधे चाकुओं से जकड़ लेता है, उसे खत्म करने की तैयारी करता है, लेकिन टार्जन, जो समूह का क्रूर योद्धा है, बीच में आकर हत्या का दावा करता है। जैसे ही वे इस बात पर बहस करते हैं कि रिकी को मारने का सम्मान किसे मिलेगा, प्लान जीरो का स्वचालित बंदूक सिस्टम सक्रिय हो जाता है और दीवारों से गोलियां बरसने लगती हैं। सभी कवर लेने के लिए भागते हैं। टार्जन रिकी को पकड़कर एक पास के कमरे में घसीट लेता है, लेकिन वहां उन्हें डरावना सच पता चलता है। कमरा धीरे धीरे सीमेंट से भर रहा है। रिकी लोहे के दरवाजे को मुक्का मारकर तोड़ देता है और हैरान कैप्टन को सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। साइक्लॉप्स ने टार्जन को बलि चढ़ाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब जब योजना विफल हो गई, वह रिकी से सीढ़ियों पर टकराता है। रिकी साइक्लॉप्स के अवैध अफीम बागान को उजागर करने के लिए तैयार है, लेकिन जैसे ही वह हमला करने की कोशिश करता है, सीमेंट जम जाता है और वह अपनी जगह पर अटक जाता है। साइक्लॉप्स उसे पकड़ लेता है और अगले दिन जेल का डायरेक्टर अपने बिगडेल बेटे वांग के साथ कार से उतरता है। वांग, जो ऐसा लड़का है जो सोचता है कि दुनिया उसकी देनदार है, साइक्लॉप्स को तुच्छ नजरों से देखता है, लेकिन कर्म तुरंत काम करता है। वांग लाल कालीन पर ठोकर खाता है और डायरेक्टर तुरंत एक कैदी की आंख फोड़ने का आदेश देता है, क्योंकि कालीन ठीक से नहीं बिछाया गया था। यह क्रूर है, लेकिन इस जगह पर सत्ता का खेल ऐसा ही चलता है। डायरेक्टर फिर साइक्लॉप्स पर बरसता है, अपनी अनुपस्थिति में हुए अराजकता, खासकर अफीम बागान के जलने की खबर से नाराज। साइक्लॉप्स अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करता है और रिकी को जिम्मेदार ठहराता है। रिकी को सिर से पांव तक सीमेंट में जकड़ा हुआ पेश किया जाता है, जैसे कोई असफल आधुनिक कला की मूर्ति। लेकिन जब रिकी मेहमान को देखता है, वह अचानक आजाद हो जाता है। एक झटके में वह डायरेक्टर को पकड़ लेता है, उसके ड्रग साम्राज्य के लिए उसे सजा देने की कसम खाता है। वांग घबराकर चिल्लाता है कि साइक्लॉप्स ने उसके पिता को बचाया। तभी टार्जन दीवार तोड़कर अंदर आता है, रिकी को पीछे धकेलता है और उसे मुड़ी हुई लोहे की सलाखों में फांसा देता है। मारपीट शुरू होती है, जो डायरेक्टर और उसके बेटे के लिए मनोरंजन का तमाशा बन जाती है। लेकिन रिकी ज्यादा देर तक नीचे नहीं रहता। फिर से आजाद होकर वह एक अपरकट मारता है, जो टार्जन की जबड़े को तोड़ देता है। फिर एक ऐसा मुक्का मारता है जो टार्जन की मुट्ठी को कुचल देता है। टार्जन बेहोश होकर गिर पड़ता है। रिकी दृढ़ता से खड़ा होकर चिल्लाता है कि कैदी कीड़े नहीं, इंसान हैं। लेकिन डायरेक्टर के पास दूसरी योजनाएं हैं। कोठरी की छत धीरे धीरे नीचे आने लगती है। एक धीमी कुचलने वाली मौत करीब आ रही है। रिकी अपनी पूरी ताकत से इसका विरोध करता है, भारी स्लैब को अपनी इच्छा शक्ति से थामे रखता है। लेकिन साइक्लॉप्स के पास एक और चाल है, वह एक बिजली का झटका देता है, जो रिकी को जमीन पर गिरा देता है। ऐसा लगता है कि यह अंत है। तभी टार्जन, जो मुश्किल से जिंदा है, रिकी को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर देता है। रिकी लोहे की सलाखों को तोड़कर आजाद हो जाता है, लेकिन टार्जन को बचाने की उसकी कोशिश नाकाम रहती है। छत उस विशालकाय आदमी को कुचल देती है, गुस्से और दुख से भरा। रिकी सभी को याद दिलाता है कि टार्जन के भी बाहर लोग उसका इंतजार कर रहे थे, प्रियजन जो उसकी आजादी की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन उसका भाषण तब रुक जाता है जब उसके पैरों के नीचे एक ट्रैप डोर खुल जाता है। रिकी जंजीरों में जकड़ा हुआ जेल के आंगन के बीच में एक गड्ढे में गिर जाता है। डायरेक्टर घोषणा करता है कि अपनी बगावत के लिए रिकी को जिंदा दफनाया जाएगा, ताकि बाकियों के लिए यह एक चेतावनी हो। दो कैदी इसका विरोध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें तुरंत गोली मार दी जाती है। गार्ड बाकी कैदियों को रिकी को मिट्टी से ढकने का आदेश देते हैं। रिकी इसका विरोध नहीं करता और यहां तक कि उन्हें अपनी जान जोखिम में न डालने के लिए कहता है। डायरेक्टर साफ करता है कि अगर रिकी 7 दिन तक जमीन के नीचे जिंदा रहा तो उसे आजाद कर दिया जाएगा। साइक्लॉप्स सोच समझकर एक खोखली बांस की नली जमीन में गाड़ देता है, ताकि रिकी को सिर्फ इतनी हवा मिले कि वह और ज्यादा तड़पे। रात होने पर कैदियों में चिंता फैल जाती है, लेकिन तभी अंधेरे में एक हल्की सी सीटी की धुन आंगन में गूंजती है। रिकी अभी भी लड़ रहा है। बचे हुए 2 कैप्टन रिकी को चुप कराने की कोशिश करते हैं और बांस की नली को मांस के टुकड़े से बंद कर देते हैं। लेकिन रिकी, जो एक कट्टर जीवित बचे हुए योद्धा है, बांस को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है और गिरने वाले मांस को अपना अगला भोजन बना लेता है। भूखा और दफनाया हुआ रिकी अपनी खोई हुई प्रेमिका येन की यादों को थामे रखता है। एक दर्दनाक फ्लैशबैक में येन को देर रात घर जाते हुए दिखाया जाता है। वह कुछ लोगों को अफीम बेचते और इस्तेमाल करते हुए देख लेती है। एक गैंगस्टर उसे देख लेता है और उसका अपहरण कर लेता है। येन भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन घबराहट में एक छत से फिसलकर गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। यह त्रासदी रिकी के ड्रग व्यापार के प्रति जलती हुई नफरत को और भड़काती है। बदले की आग में जलते हुए रिकी ने उस जिम्मेदार गैंगस्टर को ढूंढ निकाला।
गैंगस्टर ने उसके सीने में 5 गोलियां मारी, लेकिन रिकी ने पलक तक नहीं झपकी। उसने एक घातक प्रहार के साथ उस आदमी को खत्म कर दिया, जिसने उसे एक हीरो और अपराधी दोनों की नियति दी। यही वजह है कि रिकी सलाखों के पीछे है। उसने न्याय के बजाय बदला चुना। 7 कठिन दिनों के बाद, तूफानों और अकल्पनीय यातनाओं के बावजूद रिकी को कब्र से जिंदा निकाला जाता है। वह उत्खनन मशीन से कूद पड़ता है, लेकिन सांस लेने का समय नहीं मिलता। कैप्टन तुरंत हमला करते हैं, कब्र के नाकाम होने के बाद उसे खत्म करने के लिए उत्सुक। कैदी अब अंतहीन अन्याय और टूटे वादों से तंग आ चुके हैं। वे विद्रोह में उठ खड़े होते हैं, लेकिन रिकी को फिर से एक जंगली जानवर की तरह कालकोठरी में फेंक दिया जाता है। फिर भी जंजीरों में बंधा होने के बावजूद रिकी टूटने से इनकार करता है। वह घोषणा करता है कि सुअर और भेड़िया कभी दोस्त नहीं हो सकते। अपनी बगावत के लिए उसे रिंच से चेहरे पर क्रूर प्रहार झेलना पड़ता है। कैप्टन उसके साथ खिलवाड़ करते हैं, जानना चाहते हैं कि वह 2 साल तक कहां गायब था। वे उसके मुंह में उस तरह ठूंस देते हैं और उसे तब तक पीटते हैं जब तक खून नहीं बहने लगता। लेकिन जब डायरेक्टर जवाब पाने की उम्मीद में आता है, रिकी उन उस्तरों को ठीक उसके चेहरे पर थूक देता है। शांत लेकिन घातक। रिकी कहता है कि उसका रहस्य इन अत्याचारियों के लिए आखिरी चीज होगी जो वे कभी जान पाएंगे। उसी रात रिकी का एक दोस्त अपनी जान जोखिम में डालकर उसे खाना और हौसले के शब्द लाता है, लेकिन सहायक वार्डन की नजरों से कुछ नहीं बचता। सुबह तक साइक्लॉप्स उस गद्दार को ढूंढ लेता है और उसे मार डालता है। उसकी लाश को चेतावनी के रूप में प्रदर्शित करने की सोचता है, लेकिन जब वह रिकी को ताने मारने आता है तो रिकी वहां नहीं होता। पता चलता है कि रिकी छत के पास छिपा हुआ है, एक शेर की तरह छाया में इंतजार कर रहा है। वह गार्ड्स पर घात लगाकर हमला करता है, सहायक को मार डालता है और साइक्लॉप्स को घायल कर देता है। अतिरिक्त गार्ड आते हैं, लेकिन अपने मरते हुए दोस्त को बचाने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। रिकी उसे चुपके से धन्यवाद देता है, अपने दुख को दबाते हुए। गुस्से से भरे कैदी साइक्लॉप्स पर हमला करते हैं, उसका बचा हुआ हाथ काट डालते हैं और उसे एक बिना बाहों वाले एक्शन फिगर में बदल देते हैं। विद्रोह फट पड़ता है। कैदी गार्ड्स के साथ भिड़ते हैं, आजादी के लिए नाखून और दांतों से लड़ते हैं। रिकी इस हमले की अगुवाई करता है, गार्ड्स को पीछे हटने पर मजबूर करता है। वह साइक्लॉप्स को पकड़ लेता है और डायरेक्टर के पास ले जाने की मांग करता है। इस बीच डायरेक्टर और उसका बिगड़ैल बेटा रसोई में व्यस्त हैं, व्यंजनों का स्वाद ले रहे हैं और शेफ्स को उन स्वादों के लिए सजा दे रहे हैं जो उनके ऊंचे मानकों पर खरे नहीं उतरते। लेकिन उनकी क्रूरता तब रुकती है जब रिकी अंदर घुसता है। साइक्लॉप्स रिकी को ढाल बनाकर उसकी ओर आने वाली गोलियों को अपने शरीर पर लेता है। डायरेक्टर बिना हिचक साइक्लॉप्स को गोली मार देता है, यह साबित करते हुए कि यहां वफादारी का कोई मतलब नहीं। अंतिम युद्ध शुरू होता है। बचे हुए ब्लॉक कैप्टन रिकी के सहयोगियों पर हमला करते हैं, जबकि रिकी खुद 2 मार्शल आर्ट्स मास्टर्स का सामना करता है। उनमें से एक, क्वानू, रिकी पर उबलता पानी फेंकता है, लेकिन कर्म तुरंत काम करता है। उसका पैर एक बैरल में फांस जाता है और रिकी उसका पैर काटकर काम तमाम कर देता है। आखिरी बचा कैप्टन भागने की कोशिश करता है, लेकिन डायरेक्टर के पास कायरों के लिए कोई जगह नहीं। वह उसे एक विस्फोटक गोली से मार डालता है। मामला गंदा लेकिन सुलझ गया। लेकिन डायरेक्टर कोई साधारण इंसान नहीं है। पता चलता है कि वह एक मार्शल आर्ट्स मास्टर है, जिसमें एक भयानक ट्विस्ट है। वह एक विशाल भयावह राक्षस में बदल जाता है और रिकी को अंतिम द्वंद्व के लिए चुनौती देता है। राक्षस रिकी को एक पत्थर के खंभे से टकरा देता है, लेकिन रिकी जवाबी हमला करता है, राक्षस के शरीर को भेदता हुआ मुक्का मारता है। फिर भी डायरेक्टर नहीं गिरता। उसकी ताकत हर हमले के साथ बढ़ती जाती है, रिकी की ऊर्जा को सोखते हुए। लेकिन रिकी अब खेल खत्म करने के मूड में है। अपनी सारी ताकत जुटाकर वह डायरेक्टर को एक विशाल मांस की चक्की में फेंक देता है। मशीन गर्जना करती है और बस अत्याचारी का अंत हो जाता है। विजयी रिकी अपने दुश्मन का कटा हुआ सिर हाथ में लिए बाहर निकलता है। वह अराजकता को खत्म करता है, कैदियों और गार्ड्स के बीच की लड़ाई को रोकता है। फिर एक अंतिम कदम में वह जेल की दीवार को तोड़ देता है, अपने साथी कैदियों को आजादी की ओर ले जाता है। और इस तरह रिकी ने एक दुहा स्वप्न को जीत में बदल दिया। मूवी का नाम जानने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपने हाल ही में कौन सी क्रेजी ओवर द टॉप फिल्म्स देखी हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और भी शानदार कहानियां लाते रहें।